दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अगर हम लोग बात करें संविधान का, तो संविधान दो तरह का होता है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान का, तो वो एक लिखित संविधान है, और जो ब्रिटेन का संविधान है वो है अलिखित संविधान। ठीक है, हम लोग को बताना है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। भारतीय संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि भारतीय संविधान जैसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, आगे लिखा है कि भारत की शासन प्रणाली मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और संघीय ढांचे की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। क्या बोला जा रहा है कि जो भारतीय संविधान जैसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, भारत की शासन प्रणाली मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और संघीय ढांचे की विस्तृत रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। कौन? भारतीय संविधान। ठीक है, और यहाँ पर आप जो भी शब्द देख रहे हैं, शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर संघीय ढांचा, ये सारा हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कहा जा रहा है कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था, इस संविधान को, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसको देश में लागू कर दिया गया। आगे लिखा है कि इसके निर्माण में विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली गई, जिससे यह एक अनूठा एवं विशिष्ट दस्तावेज बना। और इसके निर्माण के लिए क्या किया गया? तो विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली गई। जैसे कई सारे देश हैं, उसके संविधान होते हैं जहाँ से इसके लिए प्रेरणा लिया गया और जिससे यह एक अनूठा एवं विशिष्ट दस्तावेज बना। ठीक है, तो कई सारे देशों से इसमें प्रेरणा लिया गया है। आगे हम लोग समझते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो विशेषता है वो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। इसमें लिखा यह है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये पहले का बात हो रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो अब संशोधन के बाद बढ़कर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। क्या बोला जा रहा है कि पहले के समय में 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जैसे जैसे संशोधन बढ़ता गया, समय के अनुसार जैसे जैसे संविधान में संशोधन का जरूरत पड़ता गया, उस तरह से संविधान में जो है संशोधन करता जाता रहा है। उस कारण से इसमें जो अनुच्छेद है वो बढ़ के 470 हो गया, 25 भाग हो गए और 22 अनुसूचियां हो गई आज तक का। ठीक है, मतलब अभी तक, और धीरे धीरे ये डाटा अभी तक इम्प्रूव पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे संशोधन होते जाता है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप अभी इतना ही समझिए कि पहले ये 395 था, 470 हो गया, पहले 22 भाग हुआ करता था, 25 भाग हो गया, 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि इसकी विस्तृत प्रकृति का कारण भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से परिपूर्ण होना है। बोला जा रहा है कि इसका जो विस्तृत प्रकृति का कारण वो भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से परिपूर्ण होना है। ठीक है, ये पहला विशेषता था, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कठोरता एवं लचीलापन। कठोरता एवं लचीलापन। ठीक है, तो ये जो संविधान, भारतीय संविधान है, वो कठोर किस तरह से और इसको लचीला कैसे माना गया? कठोर इसको इसलिए माना गया क्योंकि जब कोई भी कानून या फिर विधेयक लागू करना रहता है तो उसको 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, 2/3 बहुमत चाहिए, तभी जाके कोई भी बिल लागू हो सकता है, कोई भी विधेयक पास किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सांसद में 30 लोग हैं, ठीक है, 30 सांसद है, उसमें से आपको 20 वोट, 20 हस्ताक्षर चाहिए, तभी जाके कोई भी विधेयक या फिर कानून लागू किया जा सकता है। तो ये कठोर हो गया, कठोरता हो गया संविधान का। लचीलापन क्या है? लचीलापन यह है कि जिस तरह से समय के अनुसार जब जरूरत पड़े उस तरह से संविधान में संशोधन बदला नहीं जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संविधान को बदला नहीं जाता, संशोधन किया जाता है उसमें। तो जब संविधान को समय के अनुसार संशोधित किया जाता है उसको इस संविधान का लचीलापन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कठोरता, और संविधान को समय के अनुसार जब संशोधित किया जाता है वो एक इसका लचीलापन माना जाता है। आइए समझते हैं इसमें लिखा क्या है। लिखा है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में कठोरता और लचीलापन दोनों का संतुलन बनाए रखता है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में कठोरता और लचीलापन दोनों का संतुलन बनाए रखता है।
कठोरता की अगर बात करें तो कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत आवश्यक है, जैसे कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका से संबंधित संशोधन। तो इस तरह से क्या है, कुछ जो संशोधन है उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत का आवश्यकता होता है, जिसके कारण इसको कठोरता इसका बताया गया है। आगे हम लोग समझते हैं इसका लचीलापन का। अगर हम लोग बात करें तो कई प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जैसे कि नागरिकता कानून। ठीक है, इस तरह का जो कानून है जिसको सिर्फ साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अगर बात करें हम लोग मिश्रित प्रक्रिया का, ठीक है, मिश्रित प्रक्रिया का, तो कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, जैसे कि संघीय ढांचे में बदलाव, किसी भी राज्य को चेंज करना, बदलना। ठीक है, इस तरह का जो नियम होता है, इस तरह का जो काम होता है, इसके लिए क्या तो राज्यों का भी सहमति आवश्यक हो जाता है। इसको बोलते हैं मिश्रित प्रक्रिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी संविधान को संशोधन करने के लिए 2/3, यहाँ पर भारतीय संविधान को संशोधित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 हस्ताक्षर चाहिए, वोट चाहिए। ठीक है, तो ये एक कठोरता हो गया। ठीक है, लेकिन किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी अवस्था में जो संविधान है उसको संशोधित किया जा सकता है। ये क्या है, तो ये एक लचीलापन है संविधान का। ठीक है, इस तरह का प्रावधान जो बताया गया ये एक लचीलापन है और ये कठोरता है। आगे हम लोग समझते हैं इसके और भी विशेषताओं को। आगे लिखा है कि संविधान का यह लचीला और कठोर प्रकृति से समयानुकूल बनाए रखने में मदद करता है। क्या कहा जा रहा है कि संविधान का यह लचीला और कठोर प्रकृति से समयानुकूल बनाए रखने में मदद करता है। मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा और समय के अनुसार जो मांग रहेगा उस तरह से संविधान को संशोधित किया जाता रहेगा। तीसरा जो विशेषता है वो एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता है। जैसे राज्य का अलग होता है और देश का अलग नागरिकता होता है, जहां पर जिस राज्य में वो रहता है उसका नागरिकता अलग और जिस देश के अंदर वो राज्य आता है उसका नागरिकता अलग। लेकिन हमारे भारत में क्या है, भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता होता है, वो भारत का होता है। और फिर चाहे आप किसी भी राज्य में रहे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहे या फिर किसी भी क्षेत्र में रहे, वो आपको हर जगह एक समान अधिकार दिलाता है। पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है जो कि ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है जो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारत में प्रत्येक नागरिक को केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है और सभी भारतीयों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। बोला जा रहा है कि जो भी लोग भारत में रहते हैं उसको सिर्फ एक ही नागरिकता मिलता है, वो कहाँ का, भारत का। और इससे क्या होता है, तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता में मजबूती होता है और इससे समान अधिकार प्राप्त होता है सभी भारतीयों को। चाहे आप केरल में रहें या फिर आप हिमाचल में रहें या फिर आप किसी यूनियन टेरेटरी में रहें, केंद्र शासित प्रदेश में रहें, सारे को एक जैसा अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चौथा जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस जो इसी तरह से दिया हुआ है। तो पहले हम लोग विशेषताओं को जानते हैं, फिर मौलिक अधिकार को जानेंगे, फिर मौलिक कर्तव्यों को जानेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चौथा जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। क्या लिखा है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जहां पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सिर्फ इसी के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में ही। ठीक है, तो लिखा क्या है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिससे नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं और इनमें निम्नलिखित प्रमुख अधिकार शामिल हैं। बोला जा रहा है कि अगर ये कोई भी अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार के द्वारा मिलता है, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे, सर्वोच्चम न्यायालय के पास। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। देखते हैं इसके प्रमुख अधिकार क्या क्या हैं। सबसे पहला है इसमें समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार। समता और समानता दोनों एक ही बात है। समता का अधिकार, इसका जो बात करेगा तो इसका अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक सिर्फ इसी के बारे में बात किया गया है, समानता के बारे में। इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। बोला जा रहा है कि चाहे वो किसी भी जात का रहे, धर्म का रहे, लिंग या फिर उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, उसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें
अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसमें बताया गया है। इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप बस यहाँ पर शॉर्ट तरीके समझ लीजिए कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, समता का अधिकार क्या होता है, ये सब चीज़ों को आप बस समझ लीजिए। अगले वीडियो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अभिव्यक्ति, आंदोलन, व्यवसाय और जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण बताया गया है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, तो आप सभा कर सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं, तो इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तीसरा जो अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई समूह हो या फिर संगठन हो, कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। तो तीसरे में हम लोग किसी भी नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा जो इसका अधिकार है, मौलिक अधिकार चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हम लोग को पढ़ना है 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक हम लोग को पढ़ना है। और इसमें कहा गया है कि सभी को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। सभी को अपने अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, उसका पालन करने की स्वतंत्रता दिया गया है। किसके अंतर्गत, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और 30 को, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल 29 और 30, ये पूरी तरह से सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है पूरे आर्टिकल 29 और 30 में। फिर छठा जो है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, और यही जो पूरे मौलिक अधिकार का सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिखा है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय में जाने का अधिकार। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा कहाँ जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में आप इसके बारे में अपील कर सकते हैं। फिर हम लोग पांचवा जो विशेषता है उसको देख लेते हैं। पांचवा विशेषता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। कहीं पर आपको पंथ निरपेक्ष मिल जाएगा या फिर धर्मनिरपेक्ष, दोनों एक ही बात है। कहा जाता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि सरकार का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि सरकार का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सरकार चाहे किसी का भी हो, पूरे देश में कोई भी राज धर्म नहीं होगा। जैसे कि सनातन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, या फिर मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म हो गया, या फिर कोई भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से कोई भी धर्म भारत का राज धर्म नहीं हो सकता, ठीक है। वो धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, इस तरह से कहा जाता है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि भारत जो एक पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष कह लीजिए या फिर धर्मनिरपेक्ष, दोनों एक ही बात होता है। इसके अंदर पॉइंट लिखा है कि सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई राजधर्म नहीं, तो सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है। आगे लिखा है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि वह संविधान विरोधी ना हो। राज्य जो है, देश जो है, वो किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि वह क्या होगा, संविधान के विरोध में ना आ जाए। मान लीजिए आप कहीं पे धर्म प्रचार कर रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इसके कारण अगर विद्रोह हो जाता है, दंगा हो जाता है, तब जाकर के वो ऑप्शन क्या है कि एक्शन लेगा कौन, सरकार। तो इस तरह से कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखा है कि सरकार नागरिकों के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। सरकार नागरिकों के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे कि दो गुट में लड़ाई होता है, ठीक, एक हो गया मान लीजिए हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों में लड़ाई हुआ और अगर सरकार हिंदू का हो या फिर मुस्लिम का हो, तो दोनों में से ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका सरकार है, जिस जात का या फिर जिस धर्म का सरकार है, वो उस तरफ झुक जाए और उस तरफ का फैसला ले ले। तो इस तरह से नहीं हो सकता। सरकार नागरिकों के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती, इस तरह से प्रावधान किया गया है। अगला जो विशेषता है वो संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था। लिखा है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या बोला जा रहा है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य और सरकार, जो केंद्र सरकार, उस दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ है संघात्मक व्यवस्था में, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण 3 सूचियों में किया गया है।
और जो संविधान का 7वां अनुसूची है उसमें शक्तियों का वितरण 3 सूचियों में किया गया है। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला जो सूची है संघ सूची, उसमें क्या बताया गया संघ सूची में, तो रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा आदि विषय केंद्र के अधीन है। मतलब ये सारे जो शक्तियां हैं, जैसे कि रक्षा से रिलेटेड विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा आदि विषय किसके अंतर्गत होगा, तो केंद्र के अधीन होगा। दूसरा है राज्य सूची, ठीक है, तो पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विषय राज्यों के अधीन होंगे। तो ये सब जो शक्तियां हैं ये राज्य के अंतर्गत होगा। ये जो शक्ति आप देख रहे हैं ये संघ के सूची मतलब केंद्र के अधीन होगा, ठीक है। और तीसरा जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची शिक्षा, वन, श्रम, कानून आदि में केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं, शिक्षा हो, वन हो, श्रम, कानून हो, इन सब चीजों में क्या है, तो केंद्र और राज्य दोनों क्या है, कानून बना सकता है। 7वां जो विशेषता है वो है नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन सब चीजों के बारे में हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे, तो वही सब चीज बता रहे हैं, ठीक है। 7वां जो विशेषता है वो है नीति निर्देशक तत्व। कहा जा रहा है कि संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करता है जो कि सरकार को समाज कल्याण के लिए निर्देश देते हैं, इनमें शामिल है। ये सारी चीजों को हम लोग आगे और जब वीडियो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है, डिटेल में। क्या बोला जा रहा है कि संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करता है जो कि सरकार को समाज कल्याण के लिए निर्देश देते हैं। समाज कल्याण की क्या करता है, निर्देश देता है। इनमें शामिल क्या क्या है, तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में बताया गया। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, तो जो भी राज्य के सभी नागरिक होते हैं उसको समान नागरिक संहिता से सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और दूसरा जो आप देख रहे हैं दूसरा है निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, आर्टिकल 45 निःशुल्क शिक्षा। तो जो सभी 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 45 के अंतर्गत। और ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसमें कहा जाता है कि जीवन स्तर को ऊपर रखने के लिए क्या करेगा, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने का प्रयास करेगा। राज्य जो है जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं उसको अच्छा करने के लिए, पोषण को बेहतर करने के लिए प्रयास करेगा सरकार। इस तरह से कहा जाता है इसमें। तीसरे नंबर सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आर्टिकल 47 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके ऊपर क्या कहा जाता है उसको समझ लीजिए। क्या बोला जा रहा है कि हालांकि ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होते लेकिन शासन नीति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर कोई राज्य इन सब चीज़ों को नहीं मानता है तो उसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब न्यायालय द्वारा ये बाध्यकारी नहीं होते लेकिन शासन नीति में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी सरकार, कोई भी राज्य का सरकार ये नहीं चाहेगा कि उसका राज्य जो है बहुत ही नीचे रह जाए, वहाँ के जो लोग हैं वो भूखमरी से मर जाए, वहाँ का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे रह जाए। इसके कारण क्या है, तो जो राज्य सरकार होती है वो खुद इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि न्यायालय उसको बाध्य करे, ऐसा कभी समय आता ही नहीं है। आगे हम लोग 8वां जो विशेषता है उसको देखते हैं, स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका लिखा है कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। इसकी विशेषताएं हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं, तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और सरकार के अन्य अंगों से प्रभावित नहीं होती। क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर उच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। उसको जो है न्यायिक पुनरावलोकन मतलब वो फिर से जांच कर सकता है, ठीक है, संरक्षण कर सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। आगे कहा जा रहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और सरकार के अन्य अंगों से प्रभावित नहीं होती। सरकार का जो भी शक्ति होता है या फिर जो उसका अंग होता है उससे ये प्रभावित नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है कौन, न्यायपालिका। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की सख्त प्रक्रिया दी गई है। और संविधान में इस चीज़ के लिए, चाहे वो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या फिर उसको हटाने के लिए, बहुत ही सख्त प्रक्रिया बताया गया है। 9वां जो विशेषता है वो मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य उसको समझते हैं।
9वां पॉइंट है मूल कर्तव्य। लिखा है कि 42वें संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिन्हें 86वें संशोधन 2002 के तहत 11 कर दिया गया। इनमें शामिल है, कहा जा रहा है कि जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले ये मूल कर्तव्य नहीं था, 42वें संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य को। उसके बाद 86वें संशोधन के तहत 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। टोटल मिलाकर कितना हो गया? तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में बताया गया है। उसमें से कुछ हम यहाँ पर लिख के लाए, उसको आप समझ लीजिए। अगला वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग इस चीज़ को जानेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में, ठीक है, डिटेल में। पहला, संविधान का पालन करना। इसका जो कुछ 11 में से कुछ जो पॉइंट है वो है, सबसे पहला संविधान का पालन करना। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तीसरा है देश की संप्रभुता की रक्षा करना। और चौथा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। तो इस तरह से यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 7 और हैं, उसको हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर उतना जरूरी नहीं था तो उसको हम लिख के नहीं लाए हैं, ठीक है। 10वां जो विशेषता है वो है मताधिकार का अधिकार, ठीक है। मताधिकार का अधिकार, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। पहले ये नहीं था, ठीक है। पहले सिर्फ जो जिसका उम्र 21 वर्ष है या फिर अधिक है उसी को वोट दिया जाने के लिए अधिकार होता था, दे सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब जो 18 साल के उम्र के लोग हैं या फिर उनसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी वोट दे सकते हैं, मताधिकार कर सकते हैं, उनको भी मताधिकार का अधिकार होता है। बोला जा रहा है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है। यह लोकतंत्र की बुनियाद है और सरकार का गठन जनता की इच्छा से होता है। बोला जा रहा है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक क्या करेंगे? तो मतदान कर सकते हैं। यह लोकतंत्र की बुनियाद है और सरकार का गठन जनता की इच्छा से होता है। और 11 नंबर जो विशेषता है वह है पंचायती राज और नगर पालिका का व्यवस्था। पंचायती राज एवं नगर पालिका व्यवस्था। दोस्तों, एक यहाँ पर जो आप 11 विशेषता देखें, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं या फिर इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 5-6 भी लिखिए या फिर आप इसको बढ़ा करके 1-2 और बढ़ा के लिख सकते हैं। हमको जो समझ में आया आप लोगों के लिए जितना हो सका, क्योंकि आपका सेमेस्टर का एग्जाम है तो वहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो 11 विशेषता हम यहाँ पर लिख के लाएँ। इसी तरह से आप लोग को भी लिखना है। इसमें लिखा यह है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको जोड़ा गया, ठीक है, स्थानीय स्वशासन को। आगे लिखा है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सशक्त किया गया। नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं को भी अधिक शक्तियां दी गई। स्थानीय निकायों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये क्या है? तो पंचायती राज एवं नगर पालिका का व्यवस्था है, ठीक है। ये भी एक विशेषता है हमारे भारतीय संविधान का। ये कुछ विशेषता हो गया। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। इससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप इसको और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप अपने सेमेस्टर में और भी आप मार्क्स लाना चाहते हैं, उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द वहाँ पर हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का कोर्स लाने वाले हैं, ठीक है। एक सीरीज आएगा आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का, जहाँ पर आप लगभग 50 से 100 वीडियो देखिएगा, तीनों का, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो अगर आप लोग चाहें तो जाकर के चैनल का मेंबरशिप खरीद सकते हैं मात्र 29 रुपये में। मात्र 29 रुपये में आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं जाकर के। वहाँ पर आपको तीनों चीज़ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का वही मेजर पेपर होता है। तो आप अगर अपने सेमेस्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप जाके चैनल का मेंबरशिप जरूर ले लें, ठीक है। आइए समझते हैं इस निष्कर्ष को, इसके निष्कर्ष को समझ लेते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान एक संतुलित, प्रगतिशील और विस्तृत दस्तावेज है। इसमें कठोरता और लचीलापन, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की विशेषताएं शामिल हैं। जो जो ऊपर लिखा है उसी को लिखना है, ठीक है। जो जो ऊपर लिखा है उसी को लिखना है, जो इसे दुनिया के अन्य संविधानों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। यह संविधान न केवल भारत की विविधता को समेटे हुए बल्कि इसे एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक निष्कर्ष हो गया। जो भी आपने ऊपर लिखा था उसी को नीचे लिख देना है, थोड़ा सा अच्छे से बना के। दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का आपका सारे वीडियो ला दिया जाएगा बहुत ही जल्द। और अगर आप लोग इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, आप सीखना चाहते हैं, तो आप मात्र 29 रुपये में चैनल का मेंबरशिप खरीद लीजिए।
वहाँ पर आपको बहुत सारा सुविधा मिलेगा, कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन का पर्सनल डाउट रहेगा उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको मात्र 29 रुपये में। ठीक है, आप जाके चैनल का मेंबरशिप जरूर खरीदें। और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें कि अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।